हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करने वाले इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर के बारे में। दोस्तों आज का जो पेपर रहेगा आपका, इसका नाम है पाठ्यक्रम में भाषा। ये आज यहाँ पर दोस्तों इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक पार्ट और दे चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आज एमसीक्यू क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है। यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं, आपके सामने आंसर देना है आपको। तो दोस्तों इससे पहले हम जान लेते हैं संप्रेषण होता क्या है। संप्रेषण क्या है, तो दोस्तों आपको बता दें, संप्रेषण जो है, संप्रेषण को शिक्षा की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। संप्रेषण को शिक्षा की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि शिक्षा यानी संप्रेषण के बिना शिक्षा और शिक्षण दोनों की ही कल्पना नहीं की जा सकती। संप्रेषण के बिना क्या है दोस्तों, शिक्षा और शिक्षण दोनों की ही कल्पना नहीं की जा सकती। शिक्षा और शिक्षण, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती किसके बिना, संप्रेषण के बिना। याद रखिएगा, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि संप्रेषण का अर्थ क्या है, अगर आपसे अर्थ पूछा जाता है तो दोस्तों संप्रेषण का अर्थ होता है सूचनाओं 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 अथवा विचारों सूचनाओं अथवा सूचना अथवा विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, अगर संप्रेषण का अर्थ पूछा जाता है तो क्या होगा आपका आंसर, सूचनाओं अथवा विचारों का आदान प्रदान। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, सूचनाओं अथवा विचारों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखते हैं संप्रेषण क्या है। संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है, ऑप्शन है आपके सामने, श्रोता को कम अंग्रेजी ज्ञान, बी स्रोत एवं प्राप्त स्थान के बीच की दूरी, सी एक से अधिक माध्यमों का उपयोग, डी ध्वनि प्रदूषण। तो दोस्तों यहां पर बाधा पूछी जा रही है कि संप्रेषण में आने वाली बाधा। अब दोस्तों अभी हमने बताया था कि इसका संप्रेषण का अर्थ होता है सूचनाओं अथवा विचारों का आदान प्रदान करना। अगर दोस्तों ध्वनि प्रदूषण होगा, यानी अगर शोरगुल ज्यादा होगा, तो वहां क्या हम अच्छे से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकेंगे, सूचनाओं या अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकेंगे, नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर बाधा क्या बनती है आपकी, ध्वनि प्रदूषण। तो राइट आंसर बनेगा आपका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक बाधा नहीं है। ऑप्शन है, एक खराब स्वास्थ्य है, बी अदृश्यता, सी पूर्वाधिगम और डी शोर। दोस्तों यहां पर कहा जा रहा है भौतिक बाधा नहीं है, तो आपका राइट आंसर बन जाएगा सी पूर्वाधिगम। पूर्व अधिगम। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं, ऑप्शन है ध्यान ना दे सकना, जरूरत से अधिक चिंताएं, अपूर्ण जिज्ञासाएं, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी ऑप्शन में दिए गए, यानी ये तीनों ऑप्शन आपके सही बनेगा, राइट आंसर बनेगा आपका डी उपयुक्त सभी। अगला है, हाव भाव संप्रेषण का प्रकार है। ऑप्शन ए लिखित संप्रेषण, बी मौखिक संप्रेषण, सी सांकेतिक संप्रेषण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। हाव भाव संप्रेषण का प्रकार है, ऑप्शन लिखित संप्रेषण, बी मौखिक संप्रेषण, सी सांकेतिक संप्रेषण और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बन जाएगा सांकेतिक संप्रेषण। अगला है, मुद्रित माध्यम है। मुद्रित माध्यम है, ऑप्शन में समाचार पत्र, आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बी शब्दकोश, सी एटलस और डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी जो है आपके मुद्रित माध्यम है, राइट आंसर बनता है आपका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमुद्रित माध्यम है। अब दोस्तों यहां पर पूछा जा रहा है अमुद्रित माध्यम, पहला है टेलीविजन, बी स्लाइड, सी रेडियो, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहां पर तीनों ही जो है आपके अमुद्रित माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आसान से क्वेश्चन हैं दोस्तों। फ्लैंडर्स जाने जाते हैं, फ्लैंडर्स जाने जाते हैं दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी बता चुके हैं फ्लैंडर्स के बारे में। शिक्षण तकनीक के क्षेत्र में, व्यवहारिक तकनीकी के क्षेत्र में, अभिक्रमिक
अभिक्रमित शिक्षण के क्षेत्र में या सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा बी, व्यवहारिक तकनीक के क्षेत्र में। अगला है कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों फ्लैंडर्स ने दिया। इसका राइट आंसर बनेगा ए, फ्लैंडर्स ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव प्रकृति की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। ऑप्शन है आपके सामने डेविस ने, बी ग्लेसर ने, स्कॉट ने और डी हर्बर्ट ने। तो दोस्तों राइट आंसर बनेगा आपका सी, स्कॉट ने। मानव प्रकृति की अवधारणाओं को प्रस्तुत किसने किया? स्कॉट ने। अगला है शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय प्रस्तुत किया। ऑप्शन है ए हर्बर्ट ने, बी ब्लूम ने, सी रॉबर्ट गेने ने, डी डेविस ने। शिक्षण शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय किसने प्रस्तुत किया? डेविस ने किया है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रबंधन का सोपान है। ऑप्शन ए नियोजन, बी अग्रसरण और सी है व्यवस्था एवं नियंत्रण, डी उपयुक्त सभी। शिक्षण अधिगम प्रबंधन के सोपान पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों आपके ये तीनों ही हैं। आपका राइट आंसर बन जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि शैक्षिक प्रबंधन के कार्य क्या हैं, जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है शिक्षण अधिगम प्रबंधन के सोपान को पूछा जा रहा है। अगर दोस्तों अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये भी पूछ लिया जाता है शैक्षिक प्रबंधन के कार्य, अगर आपसे शैक्षिक प्रबंधन के कार्य पूछे जाते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा उसमें आपका नियोजन आता है, नियोजन है और बजटिंग है। नियोजन और आपका हो गया बजटिंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हो जाएगा आपका नियंत्रण आता है। और अगला जो है दोस्तों आपका नियुक्तिकरण आता है, नियुक्तिकरण। याद रखिएगा दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से। अगला जो आएगा आपका निर्देशन रहेगा, निर्देशन आता है। और नेक्स्ट रहेगा वो है आपका समन्वय आएगा। और दोस्तों जो आप इससे आगे जो आएगा यानी नेक्स्ट आने वाला है वो होगा आपका उत्प्रेरण। और लास्ट जो रहेगा आपका आठवां वो है संगठन। तो याद रखिएगा दोस्तों आपसे अगर पूछा जाता है शैक्षिक प्रबंधन के कार्य क्या क्या है, तो दोस्तों नियोजन है, बजटिंग है, नियंत्रण है और नियुक्तिकरण है, निर्देशन है और समन्वय है, उत्प्रेरण है, संगठन है। याद रखिएगा। तो दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन को। शिक्षण अधिगम प्रबंधन का सोपान है, तो दोस्तों यहां से आपके तीनों ही हो जाएंगे। राइट आंसर बनेगा आपका डी। अगला है शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना जाता है। यह प्रक्रिया माना है, शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना है। किसने माना है? तो दोस्तों शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया जो है डेविस ने माना है। राइट आंसर बनेगा आपका ए, डेविस ने। अगला है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है। ऑप्शन ए रुचिका, बी बुद्धि का, सी अप्रेरणा का, डी अभिरुचि का। दोस्तों ये जो है अप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है। राइट आंसर बनता है आपका सी। अगला है विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है। ऑप्शन ए प्राचार्य, बी अध्यापकों, सी प्रबंधक, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपको पता है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर बनेगा आपका डी, इन सभी की जो है जवाबदेही होती है। अगला है विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही का संबंध है। ऑप्शन ए भूमिका निर्वाह, बी उत्तरदायित्वों का निर्वाह, सी विद्यालय कार्यों की समीक्षा, डी उपयुक्त सभी। तो विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही का संबंध किससे? दोस्तों इन सभी से। राइट आंसर बनता है आपका डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है शिक्षण व्यवसाय की प्रमुख विशेषता का संबंध है। शिक्षण व्यवसाय की प्रमुख विशेषता का संबंध है। ऑप्शन है आत्मनिर्देशन, बी संलग्नता, सी प्रतिबद्धता और डी है उपयुक्त सभी। शिक्षण व्यवसाय की प्रमुख विशेषताओं का संबंध इन सभी से है, तो आपका राइट आंसर बनेगा डी, उपयुक्त सभी। अगला है व्यावसायिक विकास का साधन है। व्यावसायिक विकास का साधन है। ऑप्शन ए आत्मविश्वास, बी आत्मनिरीक्षण, सी आत्मनिर्देशन
और डी है उपयुक्त सभी। दोस्तों आपको बता दें, अगर आपके बीएड एग्जाम में आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है उपयुक्त सभी, तो 99% आपका आंसर जो है सही हो सकता है। अगर आपको आता है तो आप पढ़कर लगाएं, अगर आपको नहीं आता है तो आप उपयुक्त सभी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यावसायिक मानकों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन है व्यावसायिक सुरक्षा, बिल्कुल सही है दोस्तों। वेतनमान, ये भी है, यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों व्यावसायिक मानकों को प्रभावित करने वाले कारक। अगला है प्रोत्साहन, और लास्ट है आपका उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही रहेंगे। राइट आंसर बनेगा आपका डी, उपयुक्त सभी। व्यावसायिक मानकों को प्रभावित करने वाले कारक जो है व्यावसायिक सुरक्षा, वेतनमान और प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक मानकों के मुख्य प्रकार हैं। व्यावसायिक मानकों के मुख्य प्रकार है। ऑप्शन औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी आ और बाद दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। व्यावसायिक मानकों के मुख्य प्रकार क्या है दोस्तों? औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार है ये। राइट आंसर बनेगा आपका सी, आ और बा दोनों। व्यावसायिकता है, ऑप्शन है क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक पक्ष या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों ही जो है आपके व्यावसायिकता है, क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और ज्ञानात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है अध्यापक सामाजिक परिवर्तन का साधन है, बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट है प्रधानाध्यापक सामाजिक परिवर्तन का साधन है। जब अध्यापक है तो दोस्तों प्रधानाध्यापक भी होगा, तो ये भी आपका सही होता है। अगला है छात्र सामाजिक परिवर्तन का साधन है, ये भी आपका सही दोस्तों। राइट आंसर बनेगा आपका सी। और अगला है उपयुक्त सभी सामाजिक परिवर्तन के साधन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो बनेगा डी होगा। यहाँ पर जो तीनों बातें कही गई हैं ये सभी सही है। राइट आंसर आपका बनता है डी, उपयुक्त सभी सामाजिक परिवर्तन के साधन है। पहला था आपका अध्यापक सामाजिक परिवर्तन का साधन है, दूसरा था प्रधानाध्यापक जो है सामाजिक परिवर्तन का साधन है, तीसरा है सामाजिक छात्र जो है सामाजिक परिवर्तन का साधन है। याद रखिएगा राइट आंसर बनेगा आपका डी। अगला है संप्रेषण, पारस्परिकता के भाव में विचारों एवं भावनाओं की दूसरों के साथ भागीदारी है। यह विचार किसका है? संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों एवं भावनाओं की दूसरों के साथ भागीदारी है, यह विचार किसका है? दोस्तों ये जो है एडलर डेल का है। राइट आंसर बनेगा आपका बी, एडलर डेल। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों के आदान प्रदान की कला है। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों के आदान प्रदान की कला है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये जो कथन है आपका एमरी ऑल्ट एत्री का है, एमरी ऑल्ट एत्री। राइट आंसर बनेगा आपका ए। अगला है जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के प्रकार है। संप्रेषण के दोस्तों जो है 3 प्रकार है जनसंख्या के आधार पर। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भावनाओं व विचारों को दूसरों के साथ बांटना कहलाता है। ऑप्शन है आपके सामने प्रेषक, बी पृष्ठपोषण, सी संप्रेषण और डी है संदेश। दोस्तों जैसा कि हमने अभी ऊपर बताया था संप्रेषण के बारे में, भावनाओं व विचारों को दूसरों के साथ बांटना क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। राइट आंसर बनेगा आपका सी, संप्रेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली मानसिक क्रिया अथवा मनोवैज्ञानिक वस्तुओं के सापेक्ष मानसिक क्रिया है, यह कथन है। चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली मानसिक क्रिया अथवा मनोवैज्ञानिक वस्तुओं के सापेक्ष मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? दोस्तों ये जो कथन आपका रॉस का है। राइट आंसर बनेगा आपका बी, टिक कर लीजिएगा इसे। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? चिंतन एक जटिल प्रक्रिया है। ऑप्शन है चिंतन एक जटिल प्रक्रिया, बीच में फिल कराया गया है। दोस्तों क्या आएगा देखते हैं।
चिंतन एक जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। जैसा कि दोस्तों हम आपको बता चुके थे, चिंतन कैसी प्रक्रिया है दोस्तों, संज्ञानात्मक जटिल प्रक्रिया है। अब दोस्तों थोड़ा सा चिंतन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका यही पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, चिंतन कैसी प्रक्रिया है। एक चिंतन जो है जटिल संज्ञानात्मक क्रिया है। और चिंतन होता क्या है, चिंतन से दोस्तों शक्ति यानी चिंतन शक्ति के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, चिंतन शक्ति के कारण ही मनुष्य जो है अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है। चिंतन करते समय क्या है, मनुष्य अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं करता है। ठीक है दोस्तों, चिंतन से जो है एक यानी चिंतन से संसार की प्रगति में मनुष्य के द्वारा किए गए चिंतन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसा कहा जाता है कि चिंतन जो है एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभवों का प्रयोग करता है। तो दोस्तों चिंतन में क्या होता है कि इसमें जो है दोस्तों पूर्व अनुभवों का प्रयोग करता है। याद रखिएगा दोस्तों। तो यहां पर पूछा जा रहा है चिंतन एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी है जटिल प्रक्रिया, ये संज्ञानात्मक जटिल प्रक्रिया। राइट आंसर बनेगा आपका बी। आगे देखते हैं, चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए करना उचित होता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य अथवा उद्देश्य की ओर प्रवाहित होते हैं। यह परिभाषा है। ऑप्शन है ए बैलेंटाइन की, बी रॉस की, सी गिलमर की और डी है गैरेट की। दोस्तों ये जो है बैलेंटाइन ने दी है परिभाषा आपकी। राइट आंसर बनता है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चिंतन के प्रकार है। ऑप्शन ए प्रत्यक्षात्मक चिंतन, बी है कल्पनात्मक चिंतन, सी है प्रत्यात्मक चिंतन और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका राइट आंसर बनता है डी। ये तीनों ही जो है आपके चिंतन के प्रकार है। अगर आपसे पूछा जाता है चिंतन के कितने प्रकार हैं, तब भी आपका आंसर होगा 3। ठीक है दोस्तों, फिर से देख लीजिए। पहला है आपका प्रत्यक्षात्मक चिंतन। ठीक है दोस्तों, दूसरा है कल्पनात्मक चिंतन और तीसरा है प्रत्यात्मक। इसे दोस्तों जो प्रत्यक्षात्मक चिंतन है, जो आपका प्रत्यक्षात्मक चिंतन, इसको जो है स्थूल चिंतन, इसे जो है स्थूल प्रत्यक्षात्मक चिंतन को स्थूल चिंतन, स्थूल चिंतन भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और जो आपका सेकंड है कल्पनात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन को जो दोस्तों सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है। कल्पनात्मक चिंतन को सृजनात्मक चिंतन, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों अगला आता है आपका जो है प्रत्यात्मक चिंतन। प्रत्यात्मक चिंतन को जो दोस्तों प्रत्यात्मक चिंतन को दोस्तों अमूर्त चिंतन कहा जाता है। इसे अमूर्त चिंतन कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाचन वह जटिल सीखने की प्रक्रिया है जिसमें सुनने के गतिवाही माध्यमों का मानसिक पक्षों से संबंध होता है। यह कथन है। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने कैथरीन, बी वुडवर्थ, सी गुड और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर से देख लेते हैं दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। वाचन वह जटिल सीखने की प्रक्रिया है जिसमें सुनने के गतिवाही माध्यमों का मानसिक पक्षों से संबंध होता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये जो कथन है आपका कैथरीन का है। राइट आंसर बनेगा आपका ए। टिक कर लीजिए कैथरीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉन डीबी ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना है। ऑप्शन व्यक्तिक क्षमता, व्यक्तिक दक्षता और बी है सामाजिक दक्षता। तो दोस्तों इन दोनों को ही जो है उद्देश्य माना है। राइट आंसर बनेगा आपका सी, आ और बा दोनों।
नेक्स्ट है अगला, वाचन की विधियां हैं। ऑप्शन ए अक्षर बोध विधि, बी देखो और कहो विधि, सी है अनुकरण विधि और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यहां से बनेगा डी उपयुक्त सभी। ये जो विधियां दी गई हैं ये तीनों ही अक्षर बोध विधि, देखो और कहो विधि, अनुकरण विधि, ये तीनों ही वाचन की विधियां हैं। तो राइट आंसर बनता है आपका डी। टिक कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे देखते हैं लेखन शिक्षण की विधियां। अब यहां पर पूछा जा रहा है दोस्तों लेखन शिक्षण की विधियां। ऑप्शन में है अक्षर के रूप में अनुकरण विधि, बी है स्वतंत्र अनुकरण विधि, डी मांटेश्वरी शिक्षण विधि, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों लेखन शिक्षण की ये सभी विधियां हैं, राइट आंसर बनता है आपका डी। अगला है निम्नलिखित अभिव्यक्ति के साधन है। ए पत्र लेखन, बी उपन्यास लेखन, सी निबंध लेखन। दोस्तों अभिव्यक्ति के ये तीनों ही साधन है, तो राइट आंसर बनेगा लिखित। ये तीनों ही लिखित साधन है आपके अभिव्यक्ति के, तो राइट आंसर बनता है आपका डी उपयुक्त सभी। अगला है भावनाओं एवं विचारों को दूसरों के साथ बांटना कहलाता है। दोस्तों पहले ही भी बता चुके हैं कि अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरों के साथ बांटना क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है, या हम कह सकते हैं कि सूचनाओं अथवा विचारों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर बनता है आपका सी। अगला है कमजोरियों की सूचना दी जाती है। ऑप्शन ए धनात्मक पृष्ठपोषण से, बी मिश्रित पृष्ठपोषण से, सी नकारात्मक पृष्ठपोषण से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कमजोरियों की सूचना दी जाती है दोस्तों नकारात्मक पृष्ठपोषण से, तो राइट आंसर बनेगा आपका सी। अगला है किस सूत्र के आधार पर पाठ्य पुस्तक के रूप को अंशों में रखना चाहिए। किस सूत्र के आधार पर पाठ्य वस्तु के स्वरूप को अंशों में रखना चाहिए। ऑप्शन है सुगम से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहां पर दिया जा रहा है सूत्र के आधार पर पाठ्य वस्तु के स्वरूपों को अंशों में रखना चाहिए, तो दोस्तों अंश से पूर्ण की ओर राइट आंसर बनता है आपका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखे हुए ज्ञान को स्थायी रूप देना किस नीति का उद्देश्य है। सीखे हुए ज्ञान को स्थायी रूप देना किस नीति का उद्देश्य है। ऑप्शन ए पुनरावृत्ति नीति, बी अभ्यास कार्य नीति, सी दत्त कार्य नीति और डी है स्वतंत्र अध्ययन नीति। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यहां से बनेगा आपका अभ्यास कार्य नीति। टिक लीजिए बी। नेक्स्ट चिंतन का अर्थ है। दोस्तों बता चुके हैं, इससे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया था चिंतन का, तो उसमें बताया था दोस्तों चिंतन का अर्थ क्या होता है। दोस्तों आपका राइट आंसर बनेगा बी विचार करने की कला। चिंतन क्या है, विचार करने की कला। नेक्स्ट श्रवण कौशल का विकास करने में सहायक है। ऑप्शन ए नाटक, बी भाषण, सी वाद विवाद, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी हो जाएंगे श्रवण कौशल का विकास करने में सहायक, ये तीनों ही है, तो राइट आंसर बनता है आपका डी उपयुक्त सभी। अगला है श्रवण दोष के कारण है। ऑप्शन ए शोरगुल, बी श्रव्य सामग्री में अरुचि, सी श्रवणेन्द्रियों में दोष होना, श्रवणेन्द्रियों में दोष होना और लास्ट है आपका उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहां पर श्रवण दोष के कारण ये सभी होंगे, राइट आंसर बनेगा आपका डी। टिक कर लीजिएगा इसे। ये आसान से क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप इसे ठीक से पढ़ते हैं तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट श्रवण दोष के निवारण के उपाय हैं। ऑप्शन ए शांत वातावरण, बी श्रवणेन्द्रिय दोष का उपचार, सी अवधान केंद्रीकरण और डी उपयुक्त सभी। श्रवण दोष निवारण के उपाय दोस्तों यहां से ये तीनों ही हो जाएंगे, राइट आंसर बनेगा आपका डी उपयुक्त सभी। यहां पर जो भी निवारण दिए गए हैं ये सभी आपके श्रवण दोष निवारण के उपाय हैं। अगला क्वेश्चन है श्रवण कौशल में दक्षता हेतु क्रियाएं हैं। श्रवण कौशल में दक्षता हेतु क्रियाएं हैं। ऑप्शन गद्यावतरण का सस्वर वाचन, अगला है कविता पाठ, अगला है वार्तालाप और डी है उपयुक्त सभी। श्रवण कौशल में दक्षता हेतु क्रियाएं दोस्तों यहां पर तीनों ही क्रियाएं दी जा रही हैं, आपकी राइट आंसर बनता है आपका डी उपयुक्त सभी। अगला है वार्तालाप की विधियां हैं। ऑप्शन ए स्वस्थ अनुकरण, बी उपयुक्त अनुकरण, सी अभ्यास
और डी उपयुक्त सभी। दोस्तों ये सभी जो है आपकी वार्तालाप की विधियां हो जाएंगी। राइट आंसर बनता है आपका डी उपयुक्त सभी। अगला है वाक्य के घटक हैं। ऑप्शन है आकांक्षा, बी योग्यता, सी शब्द क्रम, डी उपयुक्त सभी। वाक्य के घटक जो है आपके तीनों ही हो जाएंगे। राइट आंसर बनेगा आपका डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य निर्माण संबंधी दोष है। ऑप्शन ए अस्पष्ट वाक्य, ये भी होगा, और द्व्यर्थी शब्दों का प्रयोग, ये भी, सी निरर्थक शब्दों का प्रयोग, और डी उपयुक्त सभी। दोस्तों यहां पर पूछा जा रहा है वाक्य निर्माण संबंधी दोष है। तो दोस्तों यहां पर ये तीन बातें कही जा रही हैं, ये तीनों ही जो है आपके वाक्य निर्माण संबंधी दोषों में आती हैं, इसलिए आपका राइट आंसर बनेगा डी उपयुक्त सभी। अगला है नीतियां शिक्षण की व्यापक विधियां हैं, यह विचार है। नीतियां शिक्षण की व्यापक विधियां हैं, यह किसने कहा है या यह विचार किसका है? तो दोस्तों ये जो है डेविस का है। राइट आंसर बनता है आपका सी डेविस। शिक्षण नीतियां एवं शिक्षण विधियां एक दूसरे से अलग अलग हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं, या एक दूसरे के पर्याय हैं, या प्रकृति निर्धारित करती है। तो दोस्तों जो शिक्षण नीतियां एवं शिक्षण विधियां हैं ये एक दूसरे के पर्याय हैं। राइट आंसर बनेगा आपका सी। टिक कर लीजिएगा इसे। अगला है शिक्षण विधि कहते हैं। ऑप्शन पाठ्य पुस्तक निर्माण की विधि को, बी शिक्षक प्रशिक्षण को, सी पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण की शैली को, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों शिक्षण विधि जो है पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुतिकरण की शैली को कहा जाता है। पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुतिकरण की शैली को शिक्षण विधि कहते हैं। राइट आंसर बनेगा आपका सी। टिक कर लीजिएगा इसे। अगला है शिक्षण युक्तियां हो सकती हैं। ऑप्शन में है आपके शाब्दिक एवं अशाब्दिक, बी केवल भौतिक, सी प्रयोजनहीन, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों शिक्षण युक्तियां हैं जो आपकी जो है शाब्दिक एवं अशाब्दिक होती हैं। तो राइट आंसर बनेगा आपका ए शाब्दिक एवं अशाब्दिक। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन क्या है, मूल्यांकन वह नवीन प्राविधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है, यह कथन है। ऑप्शन में है दोस्तों मफात महोदय का, बी है टारगेशन महोदय का, डी है राइट स्टोन महोदय का, और डी है बेसले महोदय का। दोस्तों मूल्यांकन वह नवीन प्राविधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है, यह कथन जो है राइट स्टोन महोदय का है। सी आपका राइट आंसर बनता है। टेक कर लीजिए इसे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।